माँ जी बस 2 मिनट हो ही गए, आ रही हूँ। भाभी बस हो ही गया है, आ ही रही हूँ। काजल भाभी ये क्या किया? छोटी बहू, भाभी छोटी बहू, अरे ये क्या? तुम अब तक तैयार नहीं हुई? माँ क्या कर रही हो? कोई तो बहुत थका हुआ दिख रहा है आज। पैर दबा दूं? रोहन, तुम सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि आखिर भाभी को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? भाभी को प्रॉब्लम है तुमसे? जब से मैं आई हूं तब से एक बार भी उन्होंने मुझसे बात नहीं की है। उसके बाद आज सुबह जब मैं तैयार हो रही थी तो भाभी मेरी साड़ी की पिन निकाल दी। श्रुति वो मजाक कर रही होंगी तुमसे, डरा रही होंगी। भाभी तुमसे बड़ी है ना? नहीं रोहन, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है? सुना तुमने? क्या? कोई है वहां पर? बिट्टू भैया? श्रुति आई। क्या हुआ श्रुति? क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है, मैं भाभी से बात करूंगा, ठीक है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है भाभी से बात करने की। ओके ओके बाबा, नहीं करूंगा बात। अच्छा खाना खा ले, वरना लेट हो गया तो फिर सो जाओगी तुम कल की तरह। और वैसे भी तुम मामा के घर जा रही हो ना, तो आज रात। रोहन प्लीज। अरे मैं अपने लिए थोड़ी ना कह रहा हूं, सुना नहीं तुमने? माँ पोते की रट लगा के बैठी है। खुद समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे भी नहीं। पहले मुझे लगता था कि भाभी ना ये सब कुछ मुझे परेशान करने के लिए कर रही है, और कल रात को वो तो भाभी से एक बार पूछ क्यों नहीं लेती है? इतना आसान नहीं है बिनी। और वैसे भी हमेशा घर में लोग रहते और भाभी बात कहाँ करती है मुझसे। भाभी तो बिनी, मैं तुझे वापस कॉल करती हूँ, बाय। भाभी भाभी बहू, कहाँ जा रही हो? और तुम्हारा सामान कहाँ है? आज मामा के घर जाना है ना? जाओ सामान ले आओ। जी।
भाभी गहनों से इतना प्यार, दो बारी चेक किया। श्रुति, घर से गहने कौन लेके जाएगा? अच्छा ठीक है, मामा जी को फोन तो कर दो कि हम लोग देर से निकले हैं घर से। श्रुति, श्रुति, मामा जी को फोन तो कर दो। मेरा फोन नहीं है बैग में। श्रुति ठीक से देखो, बैग में ही होगा। विनी से बात करने के बाद फोन मैंने बेड पे रखा था। तो भाभी इसीलिए कमरे में आई थी, गहनों के लिए नहीं। भाभी क्यों लेगी तुम्हारा फोन? एक मिनट। हेलो, हाँ माँ, श्रुति का फोन रह गया घर पे, देखना जरा। हाँ हाँ ठीक है। सुनिए ना, घर वापस चले, मुझे मेरा फोन अभी चाहिए। श्रुति, अब इतनी दूर आ गए हैं, वापस जाएंगे तो आज तुम्हारे मामा के घर नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं, मुझे वापस जाना है, मुझे मेरा फोन चाहिए प्लीज। भाई साहब, अब घर वापस ले लीजिए प्लीज। माँ जी, माँ जी। ये रहा तुम्हारा फोन, वहाँ डाइनिंग टेबल पर पड़ा था। घर में ही था। क्या बात है माँ, परेशान लग रही हो? दरअसल एक प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? तेरी भाभी गीता का कुछ पता नहीं चल रहा है। वो तेरे भैया बिट्टू के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। बिट्टू तो लौट आया है, लेकिन गीता नहीं पहुंची अभी तक। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। बिट्टू गया है उसे दोबारा ढूंढने के लिए। भैया, बिट्टू, कुछ पता चला गीता के बारे में? नहीं माँ, सब जगह देख लिया, गीता का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चला। क्या हुआ क्या था भैया? कहाँ गई भाभी? मेरा बॉस अचानक हरिद्वार से वापस आ गया। मुझे उससे मिलने जाना था। गीता ने कहा कि उसको मॉल जाना है। मैंने उसे सामने के चौराहे से ही टैक्सी में बिठा दिया और मैं चला गया। उसके बाद से गीता को कुछ पता नहीं कहाँ गई होगी गीता। कहीं उस ड्राइवर ने तो नहीं भैया, ऐसी बातें सोचो भी मत। सब कुछ भी नहीं हुआ होगा भाभी को। हम एक काम करते हैं, पहले ना पुलिस में कंप्लेन करते हैं। हाँ बिट्टू, छोटू ठीक कह रहे हैं, हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। एक मिनट। चौराहे से? पर वहां पे तो शाम को टैक्सी चलाना ही मना है। देखा था ना तुमने रोहन, जब हम जा रहे थे तो कितनी दूर तक चलना पड़ा था हमें टैक्सी के लिए शाम को। और फिर वो पब्लिक नोटिस भी तो था वहां पे कि शाम के 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक किसी भी पब्लिक व्हीकल का चलना मना है वहां पर। तो फिर भैया, आपको टैक्सी मिली कैसे वहां पर? 2 दिन हुए ना तुम्हें यहाँ आए? हाँ, तुम्हें क्या पता है शहर के बारे में? हाँ भैया, छोटू, और तू तो जानता है कौन टैक्सी वाला रूल फॉलो करता है यहाँ। तू एक काम कर, तू जल्दी से पुलिस स्टेशन जा, मैं तुझे गीता की फोटो देता हूँ। भैया, छोटू, वो भाभी की फोटो? अरे फोटो यहीं कहीं रखी थी लेकिन मिल नहीं रही। मैं एक काम करता हूँ, तेरे मोबाइल पे फोटो भेजता हूँ। अब ये ले, ये
हरिद्वार का प्रसाद है, खा लेना। हाँ ठीक है भैया। रोहन, मुझे ना तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। श्रुति बाद में बात कर लेंगे, अभी मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। ये लो, ये प्रसाद है, खा लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अभी जाके आता हूँ। कौन सा पुलिस स्टेशन? गीता शर्मा जी। माँ, रोहन को जल्दी वापस बुलाओ, हाईवे पुलिस स्टेशन जाना होगा माँ। गीता शर्मा, सर पे चोट लगी है। ये जरूर उसी टैक्सी ड्राइवर ने किया होगा। इंस्पेक्टर साहब, आपने बुलाया, कुछ पता चला? नहीं, पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, उसी बारे में कुछ बात करनी है। जी? रिपोर्ट के मुताबिक कोई जबरदस्ती नहीं की गई। ताज्जुब की बात है ना? फिर किसी ने क्यों मारा होगा गीता को? कल से हमने तकरीबन 100 से भी ज्यादा टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ की, लेकिन जिस टैक्सी ड्राइवर का डिस्क्रिप्शन आपने दिया था उसे तो कोई जानता ही नहीं। ऐसे कैसे आपने किसी भी टैक्सी में अपनी बीवी को बिठा दिया? क्या गीता प्रेग्नेंट थी? इसमें लिखा है 4 महीने की प्रेगनेंसी थी। क्यों, आपको नहीं पता? जी नहीं। क्या गीता प्रेग्नेंट थी? इसमें लिखा है 4 महीने की प्रेगनेंसी थी। क्यों, आपको नहीं पता? जी नहीं। मेहर माँ तो कब से एक बच्चे के लिए तरस रही थी, उससे कहा भी था, फिर भी उसने बताया नहीं। कहीं ये बच्चा किसी और का? नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हो आप? भाभी ऐसा कभी नहीं। तो ये क्या है? अगर ऐसा कुछ नहीं था, अगर ऐसी कोई गड़बड़ नहीं थी, तो उसने इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई क्यों? नहीं इंस्पेक्टर साहब, अब उस ड्राइवर को ढूंढने का कोई फायदा नहीं। पता नहीं वो टैक्सी में बैठ के कहां और किससे मिलने गई थी। शायद आपकी आस पड़ोस में कोई कुछ जानता हो गीता के बारे में। मुझे नहीं पता, और ना ही मुझे उसके बारे में कुछ जानना है। भैया भैया, माँ, छोटू, खाना लाया। बस बहुत हो गया। अब इस घर में गीता के बारे में कोई बात नहीं करेगा। पहले इस औरत के चक्कर में इस घर में सब भूखे। श्रुति, ये माँ के लिए खिचड़ी और तुम्हारे लिए सैंडविच लाया। तुम्हें पसंद होगा ना? हम सब तो किसी और पे शक कर रहे थे, खोट तो हमारी गीता में था। खा ले।
सैंडविच ठीक तो है ना श्रुति? श्रुति मेरे कमरे में गई थी? हाँ, पूरा कमरा बिखरा हुआ क्यों है? जी, गई थी मैं आपके कमरे में ये देखने के लिए कि आपने मेरे खाने में कौन सी दवा मिलाई है। लेकिन आपको पता है, मुझे कुछ मिला ही नहीं वहां पे, बल्कि मुझे वहां से ये मिला है। भैया, जब आपको पता ही नहीं था कि भाभी प्रेग्नेंट है, तो ये प्रेगनेंसी में लेने वाली दवाई आपके कमरे के ड्रॉर में क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए आपने उनसे झूठ बोला? बिट्टू भैया, सीधे सीधे बता दीजिए कि आखिर आपने भाभी के साथ किया क्या है? श्रुति, क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ रोहन, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। बताइए भैया, कहिए। सही कह रही है। बिट्टू, क्या कह रहा है तू? भैया ये सच है। छोटू, पुलिस बुला। मुझे 1 महीना पहले पता चला कि गीता का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मेरी नजर थी उस पर, और उस दिन जब वो गाड़ी से उतरकर पैदल जाने लगी, मैंने उसका पीछा किया। देखा तो जंगल की तरफ अकेली जा रही। मैंने रुककर पूछा तो बोल रही है मैं घर छोड़कर जा रही हूं। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने वहीं से एक पत्थर उठाया, उसके सिर पे दे मारा। अपना पूरा नाम बताइए। राजीव शर्मा। भैया, मैं लॉयर के पास जा रहा हूं। भैया का पूरा नाम क्या है? राजीव शर्मा। क्यों? तो फिर उनके आईडी कार्ड पर यशेश शर्मा क्यों लिखा हुआ है? यशेश शर्मा? अरे किसी और का आईडी होगा, उनके ऑफिस के किसी का। रोहन, लेकिन उस पर भैया की फोटो देखी थी मैंने। रोहन, मुझे सच में लगता है भैया जो बता रहे हैं ना, बात सिर्फ वही नहीं है, वो जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। रोहन, सच में बताओ, क्या तुम्हें एक घर में रहते हुए भी कुछ नहीं पता है? मुझे पता होता तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं काम के चक्कर में यहाँ वहाँ घूमता रहा और घर में इतना सब कुछ होता रहा, और तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना? ठीक है, तो आओ मेरे साथ। बेटा, बात हुई? क्या कहा वकील ने? माँ तू शांत हो जा, परेशान मत हो। सुन, तू एक काम कर, तू वो बनारस वाले नरेंद्र चाचा है ना,
तू उनके पास चला जा। उनकी ना बहुत जान पहचान है कोर्ट कचहरी में, वो जरूर कुछ इंतजाम करेंगे। हाँ हाँ, मैं चला जाऊंगा, तू शांत हो जा, परेशान मत हो, मैं चला जाऊंगा। तू बैठ इधर, बैठ, मैं अभी आया। रोहन बस 1 मिनट, हाँ इसी शर्ट की पॉकेट में था, मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से। श्रुति बस बंद करो ये सब। जब से आई हो हर दिन घर में कुछ ना कुछ नई गड़बड़, सब लोग परेशान हैं और तुम आखिर चाहती क्या हो तुम? रोहन मेरा यकीन मानो, इसी पॉकेट की शर्ट में वो आईडी कार्ड था और उस आईडी कार्ड पे ना बिट्टू भैया का नाम यशेश शर्मा लिखा हुआ था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, शायद कि नीचे। बस, मैं बनारस जा रहा हूं और मेरे पीठ पीछे मां को परेशान मत करना। श्रुति अपने ही घर में मोहरा बन चुकी है और गीता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उसे इसका शक भी होने लगा है। लेकिन सवाल यह है कि वो भरोसा करे तो किस पर? अपना घर परिवार छोड़कर ससुराल जब लड़की आती है तो एक पति ही होता है जिससे वो अपने दिल की हर बात कह सके, लेकिन यहाँ तो हर चेहरे पर नकाब चढ़ा नजर आ रहा है। एक बात तो तय है कि जो कुछ दिख रहा है वो वास्तविकता नहीं है। पहले बिट्टू पर शक था, लेकिन अब तो सासू माँ की हरकतें भी संदिग्ध हैं। रोहन को देखकर ऐसा लगता है कि वो साजिश से अनजान है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो अनजान बनने का नाटक कर रहा हो। कुल मिलाकर परिस्थितियां ऐसी बनाई जा रही हैं कि लगता है सब मिलकर श्रुति को किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और सवाल है क्यों? नहीं, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। मेरी जो सास है ना, वो भी बिट्टू भैया के साथ में मिली हुई है। और तुझे पता है क्या, वो माँ जी, हेलो श्रुति, हेलो, दूध पी लो। क्या है ये? चिंता मत करो, जहर नहीं दूंगी। ये मुझे तंदुरुस्त पोता देगा। चलो फटाफट पी लो। देखिए, मैं इसे नहीं पीने वाली है और मुझे अभी कोई बच्चा नहीं चाहिए। गीता ने भी शुरू में यही कहा था, तुम ये गलती मत दोहराना। चलो जल्दी से दूध पी लो और अच्छे से तैयार हो जाओ, क्योंकि थोड़ी देर में कोई खास मेहमान तुमसे मिलने आने वाले हैं। चलो दूध पी लो। मुझसे मिलने? कौन? पता चल जाएगा थोड़ी देर में।
सुधांशु जी, काफी वक्त लगा दिया आपने आने में। शंकर लेन से आ रहे हैं ना? हाँ वही शंकर लेन से। सब कैसा चल रहा है वहां पर? वहां तो सब ठीक है, यहीं गड़बड़ हो रखी है। अरे सुधांशु जी, उसकी आप चिंता मत कीजिए, बच्चा हो ही जाएगा। बस आप बता दीजिए कि काम कब शुरू करेंगे, खाना खाने से पहले या बाद में? खाना खा लेते हैं, क्योंकि इस काम में 2-2.5 घंटा तो लगेगा। पहली बार है ना। वैसे वो तैयार है। वो हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके लिए खाना भी लगा देती हूँ और बाहर के दरवाजे में ताला भी लगा देती हूँ। कौन होगा इस वक्त? मैं देखती हूँ। श्रुति, विनी, विनी, श्रुति, श्रुति, विनी। थैंक गॉड विनी, तू आ। तू ठीक तो है ना? बात करते करते अचानक फोन कट गया और तू इतनी घबराई हुई थी, तो बस इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छी बात है बेटा, दोस्त की चिंता तो करनी चाहिए। घर पर तो बताया ही होगा ना? हाँ आंटी, अब इतनी दूर आना था तो बताना तो पड़ेगा ना। अच्छी बात है, बैठो, खाना वाना खाकर जाओ, फिर वापस घर भी तो जाना ही होगा ना। नहीं, मेरा मतलब है खाना खाने के बाद तो देर हो जाएगी ना। इतनी रात को तू कहाँ जाएगी अकेली? वैसे भी रोहन नहीं है घर पे, तो तू रुक जा यहीं पे मेरे साथ, है ना? हाँ। ठीक है सुधांशु जी, आज रात को आप भी यहीं रुक जाइए। काम कल सुबह शुरू करेंगे। आप ऐसा कीजिए, आप रोहन के कमरे में सो जाइए, हम तीनों औरतें एक ही कमरे में सो जाएंगी। विनी, तू लंबे सफर से आई होगी ना, थक गई होगी, वॉशरूम में जाके फ्रेश भी होना होगा। चल मेरे साथ आजा। क्या हो रहा है श्रुति? तू कुछ कह रही थी अपनी सासू माँ के बारे में। बहुत ज्यादा गड़बड़ है यहाँ पर विनी। मेरी सास और वो जो आदमी है ना, वो सब मिलके कुछ। अच्छा सर, तेरे पास रोहन का नंबर है? नहीं। एक काम करेगी प्लीज, एक जगह पे जाएगी, वहां पे ना तुझे ये लो, रास्ते के लिए खाना। आती रहना। जी। पेन कहाँ रख दी मैंने? अब कैसे लिखूं? भाभी, वो श्रुति नजर नहीं आ रही। वो शायद अपने कमरे में है। बाय मिनी। बाय। अपना ध्यान रखना, जल्दी मिलते हैं। सुधांशु जी, काफी देर हो गई है, काम शुरू करते। नहीं,
पहले शंकर लैन जाना होगा। कोई वहां पहुंच सकता है। मुझे लगता है इस लड़की के हाथ कोई सिग्नल लगा है। पहले इसे खत्म करना होगा। आप दरवाजे पर ताला लगाइए। नहीं। कौन है? धोबी। तुम यहाँ? कपड़े। किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? आपने ही तो फोन करके बुलाया था। मैंने? माँ जी, वो मुझे मार्केट जाना था जरूरी काम से। मेरा फोन खराब है तो आपका ले जा रही हूँ। जा रहा हूं और मेरे पीठ पीछे मां को परेशान मत करना। भैया जी, आप रोहन को जानते हैं? कौन रोहन? वही जो अभी यहाँ से फल लेके गए अभी अभी। अश्विनी जी? अरे शर्मा जी का बड़ा बेटा। अश्विनी जी, आपको ठीक से तो पता है ना उनका नाम? अरे पता काहे नहीं होगा, हमारे यहाँ से तो रोज फल फ्रूट लेते हैं। अरे उनकी बीवी पेट से है ना। तो बहुत थका हुआ दिख रहा है आज। पैर दबा दूं? तुम मामा के घर जा रही हो ना, तो आज रात। रोहन प्लीज। अरे मैं अपने लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ, सुना नहीं तुमने? माँ पोते की रट लगा के बैठी है। श्रुति के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। वो हैरान है कि आखिर इस घर के दोनों बेटे पहचान बदलकर कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। फल की दुकान वाले ने जो सच श्रुति को बताया है, वो इस कहानी का ऐसा सच है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। देखा ना आपने? वो पीछे वाली बाउंड्री वॉल को और ऊंचा करते हैं। क्यों? अगर इसने भी भागने की कोशिश की तो? अरे कैसे भागेगी वो? चेन से बंधी पड़ी है। और वैसे भी सुधांशु जी पिछले 3 साल में उससे 2 बच्चे पैदा करवा चुके हैं। अब कहां ताकत बची है उसमें जो भाग जाएगी वो? ऐसा ही सोचा था ना हमने गीता के बारे में।
क्या हुआ? 2 बच्चे पैदा करने के बाद भी पता नहीं क्या हो गया था उसे नई लड़की के आने के बाद। अरे उसकी साड़ी में माइक्रोफोन तक लगाया हमने ताकि वो किसी के सामने मुंह ना खोल सके, फिर भी वो श्रुति को सिग्नल देने लगी। वो तो श्रुति को समझ नहीं आया, फिर उसका फोन चुराकर यहां वहां कॉल करने लगी। तो उसे मारने की जरूरत क्या थी? फोन छीन लेते बस। ये सब बिट्टू के जल्दबाजी के चक्कर में हुआ है। गीता को फोन करते देख लिया उसने, उसके सर पे खून सवार हो गया और ऐसा मारा कि क्या करे थे? हाँ? फोन लगाएगी? और अपना यहाँ का आईडी कार्ड वहां छोड़ के आ गया, इसलिए जेल जाना पड़ा ताकि हमारा भांडा न फूट जाए। ऊपर से ये श्रुति पीछे पड़ गई है अब। तो सुधांशु जी को बोलो कि उसे जल्दी से प्रेग्नेंट कर दे, चेन से बंधवाओ और झमेला खत्म। अरे अभी नई है ना, भी इस समय ध्यान रखना पड़ता है। घर वालों के, रिश्तेदारों के बहुत सारे फोन्स आते हैं इस समय, क्या कहेंगे उन्हें? श्रुति, यहां तक आ गई सच जानने के लिए? हाँ? सच जानना है तुझे? सच जानना है तुझे? जान ले, ये हैं सुधांशु जी और ये है तुम्हारे असली पति। अब ये तुमसे सुंदर और स्वस्थ बच्चे पैदा करवाएंगे नहीं। और हम उन्हें बाजार में बेचकर खूब सारा माल कमाएंगे। अब इसे इसी घर में रखो, यहां इसे ढूंढने कोई नहीं आएगा। वहां कस्टमर लाइन लगाए खड़े हैं बच्चों के लिए, हमने एडवांस ले लिया और इसकी नई नई मुसीबत। प्लीज प्लीज। थैंक गॉड इंस्पेक्टर साहब, आप लोग आ गए। पुलिस? तूने बुलाया पुलिस को? भगवान करे यही नंबर हो। हेलो विनी, तू शंकरलेन आ रही है ना? शंकरलेन? क्यों? जो तेरे बैग में मैंने चिट्ठी डाली थी वो पढ़ी नहीं तूने? नहीं तो। अच्छा सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग छोटी फैमिलीज बनाकर बच्चों को बेचते हैं। गीता को भी इन्होंने ही मारा है। और तुम्हें क्या लगा कि अनाथ हूं तो शादी करके बच्चा पैदा करवाने की मशीन बनाओगे मुझे? इतना आसान है क्या? पहले जिंदगी को आसरा देना और फिर अपने फायदे के लिए इंसान को जिंदा लाश बना देना सच में हैवानियत की पराकाष्ठा है। 3 शातिर अपराधियों ने एक झूठे परिवार की रचना की और फिर मां बेटे का नकाब पहनकर ऐसा घिनौना अपराध किया जिसके बारे में सोचना भी संभव नहीं है। यह घटना समाज के उस भद्दे चेहरे को दिखाती है जिससे पता चलता है कि जब पैसा दिमाग पर हावी हो जाए तो इंसान किस कदर पत्थर दिल और बेरहम हो जाता है। अनाथ होना दुर्भाग्य की बात है, लेकिन कमजोर होना उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है। श्रुति का साहस, उसकी सूझबूझ उस जैसी तमाम बेटियों के लिए सबक है कि हिम्मत रखनी होगी,
हालात चाहे कितने भी विपरीत क्यों ना हो। यहां इस आपराधिक साजिश में बेशक श्रुति एक सॉफ्ट टारगेट थी, लेकिन उसने खुद को निशाने पर आने नहीं दिया। घर की हर गतिविधि पर पैनी नजर ही उसकी जान बचा गई। स्थिति को भांपने और उससे लड़ने की क्षमता हम सबको लगातार विकसित करनी होगी। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।